नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तो साल 2024 लोकसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। विपक्ष की पूरी रणनीति छोटे दलों पर केंद्रित है और इसके लिए वो छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के बड़े कुनबे से डरा विपक्ष। बीजेपी की वजह से विपक्ष ने बदली रणनीति। बीजेपी के प्लान से डरा विपक्षी महागठबंधन। बीजेपी के डर से छोटे दलों को भेजा बुलावा। ये ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के कदम से उठ रहे हैं। विपक्षी एकता के बीच बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। कांग्रेस ने 17 और 18 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए छोटे दलों को आमंत्रित किया है। कर्नाटक में होने वाली बैठक में करीब 24 दलों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस ने जिन छोटे दलों को बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है, उसमें एमडीएमके, केडीएमके, बिथुलाई चिरुथिगल काची, आरएसपी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस मणि गुट शामिल हैं। इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। 18 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी को भी न्योता भेज दिया गया है। अध्यादेश पर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच तनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी को बुलाने वाली रणनीति ने राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियों को डिनर पर बुलाने को विपक्षी दलों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। देश में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के रथ पर सवार हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने बीजेपी के विजय रथ को रोकने की बड़ी चुनौती है। विपक्ष छोटे दलों के सहारे बीजेपी को रोकने में कितना सफल होगा, ये कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो 2024 की तैयारियों को लेकर विपक्ष जहां महागठबंधन को लेकर तमाम तरीके की बैठकें कर रहा था, लेकिन अब अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस अब छोटे छोटे दलों को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश में जुड़ी हुई है। और इसी पर आज खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता है अमित तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान और साथ में है मेरे राजनीतिक विश्लेषक जय दीक्षित। आप सभी मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करूंगी मुन्ना खान जी आप ही के साथ में। क्या एनसीपी और शिवसेना के टूटने के बाद क्या विपक्ष को अब डर लगने लगा है? उसके बाद अब छोटे छोटे दल जो हैं उनको लेकर भी साथ में आ रहे हैं। पंकज जी, सबसे बड़ी बात समझने की बिल्कुल सरल तरीके से बात कि शिवसेना न टूटी है न एनसीपी टूटी है, क्योंकि एनसीपी का मतलब है शरद पवार और शरद पवार टूटे नहीं। अभी अभी उसके हौसले बुलंद है। जिस तरीके से उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथ ये हादसे 2 बार हुए हैं और मैं फिर से दोबारा अपनी पार्टी जो उसको खड़ा करने का काम करूंगा, पूरे महाराष्ट्र में जाके जन जन से बात करूंगा और पार्टी हमारी फिर से फुल बहुमत में आएगी। तो हौसले बुलंद है और हौसले से ऊंची उड़ान उड़ी जा सकती है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां, तो छोटा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया। अपना दल के पास एक एमपी है, एक सीट, एक सांसद है, तो उनसे उन्होंने गठबंधन करने का काम किया। तो छोटा कोई नहीं है। एक से मैं बता दूं, एक के आगे 2 शून्य लगा दे 100 हो जाएंगे, एक लगाए 99 तो वो 100 हो जाते हैं। अगर वही एक हटा दे और 1000 भी है तो वो 0-0 हो जाते हैं। तो एक से मतलब नहीं है, 1 और 1 11 ही होते हैं। तो हमारे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हम सभी दल को साथ लेकर के चलने वाले हैं। हमें पता है कि गठबंधन कैसे निभाई जाती है।
हमने 70 साल से गठबंधन में कभी सरकार बनाई, कभी फुल बहुमत में रही है, तो हमें ये मर्यादा पता है। सवाल ये है कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास आज कितने गठबंधन के दल मौजूद है? 6 या 7। बाकी गठबंधन कहाँ गए? क्योंकि इन्होंने गठबंधन की मर्यादा नहीं निभाई। मुन्ना जी, आप ही के खेमे में बीजेपी घुस रही है, आप ही के खेमे में वो जो गठबंधन की आप बात कर रहे हैं उन्हीं को तोड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दल जो हैं वो जिता पाएंगे। अभी तो खेमे का आप ही का जो खेमा आपका बन रहा है महागठबंधन का, क्या आप बता सकते हैं उस महागठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? नहीं, महागठबंधन का नेतृत्व जितने दल है सभी कर रहे हैं। यहाँ हमारे पार्टी में, हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई शाह और शहंशाह नहीं है जिसके कहने पे पार्टी चलती हो। हमारी पार्टी स्वतंत्र है, सभी कार्यकर्ता स्वतंत्र है, अपनी बात आला हाईकमान तक रख सकते हैं। यही तो पार्टी की विचारधारा की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ दबाव में काम नहीं होते। हमारे पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा वो आपको, जो बेंगलोर में बैठक है उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन से नेता है। ठीक है मुन्ना जी, आपके पास वापस लौटूंगी। बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी, जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए, छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर आ रही है, अगर बीजेपी की बात करूं तो क्या बड़े जो गठबंधन की बात करें या जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें तोड़ने के अलावा क्या कोई ऐसी रणनीति है आपके पास 2024 की नैया पार लगाने के लिए? देखिए पंकज जी, देखिए हमारा पिछला जो 9 साल का कार्यकाल रहा है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे रहा है, और आगे भी हमारा एजेंडा तय है। भारत का विकास, जन कल्याण कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव, और इन्हीं विषयों को लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पर जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे, आज वो अगर एक साथ आ रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ला पा रहे हैं, तो अहम से भरी इस विपक्षी एकता को मैं उतना ही, विपक्षी एकता की नींव को मैं उतना ही मजबूत देखता हूं जितनी कि पटना में वो पुल था जो गंगा जी में ढेर हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंकज जी एक बार संसद में ये कहा था कि तुमको इस बात की यकीन नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। और पिछले कुछ महीनों में जो इन विपक्षी पार्टियों का जो कार्यक्रम हुए हैं वो इसी वास्तु स्थिति को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस हिसाब से आप अभी बंगाल में पंचायत इलेक्शंस हुए हैं और अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बंगाल में उनके टीएमसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो और कांग्रेस अगर टीएमसी के साथ जाती है तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो यहाँ साथ में है या बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। तो ये स्थिति साफ करनी चाहिए, और यही वास्तु स्थिति करीब करीब दिल्ली में भी है जो आप पार्टी के साथ है। और यही केसीआर तो अलग ही राग अलाप रहे हैं कि वो गैर कांग्रेसी दलों का एक गठबंधन बनाएंगे। तो जब एक पारिवारिक हित के लिए जब चीजों को साथ लिया जाए तो उनकी वास्तु स्थिति क्या होगी, आगे आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जय दीक्षित जी, बात की जाए कांग्रेस की, जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर कांग्रेस अब आ रही है, कितना मजबूत ये महागठबंधन होगा, और बीजेपी के लिए क्या राह जो होगी वो काफी मुश्किलों भरी हो सकती है इन छोटे छोटे गठबंधन की वजह से? पंकजा जी, जिस तरीके से जब भी आप पिछले अगर 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो जब भी आम चुनाव आया है, क्षेत्रीय दल और कुछ राष्ट्रीय पार्टियां जो विपक्ष में रही, वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश किया है, और थर्ड फ्रंट खड़ा करने के पीछे भी कुछ कवायदे भी हुई। 2014 आप देख लीजिए, 2017 भी देख, 2018-19 भी आप देख लेंगे। तो दिल्ली में भी कुछ विपक्षी दलों ने एक साथ बैठक करके थर्ड फ्रंट तैयार करने की कोशिश की थी, जिसमें नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता भी उस टाइम के समय शामिल थे, शरद यादव जी उस टाइम पे शामिल। तो ये छोटी छोटी दलों का मिलके एक बड़ा दल बनाने का एक जो थर्ड फ्रंट खड़ा करके और एक विपक्ष का रूप देने का जो काम है वो अक्सर होती रही है, क्योंकि लोकतांत्रिक परिवेश है और होना लाजमी भी। लेकिन अब दूसरे एंगल से आप देखें तो पिछली बार जिस दिन पूरे विपक्ष की एक मीटिंग पटना में हुई, लगभग 15 दलों ने वहां अपनी हाजिरी उपस्थिति जाहिर की,
32 नेता मौजूद थे। सबसे बड़ी पार्टी वहां जो थी, जो लोकसभा में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कांग्रेस है, जिसके राहुल गांधी वहां मौजूद थे। उसके कुछ दिनों बाद आपने देखा कि एनसीपी के वहां प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, शरद पवार ग्रुप से जो लोग गए थे, शरद पवार जी स्वयं मौजूद थे, और उनके जो अजीत पवार हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य भूमिका के रूप में महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, वो भी उस दिन उस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन आप देखिए कि विभिन्न विचारधाराओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाके मोदी वर्सेस अन्य करने की जो एक छवि है, उसमें मुझे दूर दूर तक कहीं भी सफलता नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं को लेके क्षत्रिय दलों की एक पार्टियां बनाई गई। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस को आप देख लीजिए, एनसीपी को आप देख लीजिए, ये सारी वो पार्टियां हैं जो कांग्रेस से टूट के बनी थी। 1999 में जब एनसीपी का गठन हुआ तो शरद पवार इसलिए अलग हो गए कि विदेशी मूल की महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इसमें पीएस तारिक अनवर भी शामिल थे। तारिक अनवर वापस से 2018 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसका मतलब यानी कि दीक्षित जी महागठबंधन की जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब यही कहना चाहते हैं आप? कुछ मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ पंकज जी कि चूंकि विचारधाराएं अलग अलग है और सबसे बड़ी इसमें पार्टी जो है लोकसभा के चुनाव में 46 सीटों के साथ कांग्रेस स्थापित है, तो नेतृत्व कौन करेगा, चेहरा कौन बनेगा विपक्ष का इस महागठबंधन का, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा सवाल है। बिल्कुल मुन्ना खान जी, नेतृत्व की बात मैंने भी आप से की थी, लेकिन अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी न्योता दिया गया है, अध्यादेश को लेकर वो एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देगी? अगर नहीं देती है तो उनकी राह भी अलग है। देखिए, ये अध्यादेश पे फैसला लेना ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। इस पे मैं सार्वजनिक मंच से या सार्वजनिक चैनल से कुछ नहीं कहूंगा। सवाल दूसरा है कि अभी नेतृत्व कौन करेगा। मैंने जैसा पंकजा जी पहले भी कहा है कि नेतृत्व हमारे यहाँ अभी मंथन चल रहा है, कोई न कोई एक अच्छा नेता है और निकल के बाहर आएगा। लेकिन मुन्ना खान जी टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी अपने अलग ही सुर में रहती हैं, उधर अधीर रंजन का सुर अलग निकल कर आता है, ठीक है। इधर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी निकल कर ये आ रहा है कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखा जा रहा है। उधर नीतीश कुमार के कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते हैं, उधर लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आता है। आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को लेकर हम इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े दल हैं उनके राग तो अलग से ही अलापते नजर आ रहे हैं, उसको कैसे एक साथ लेके आएंगे? महागठबंधन बनाना, महागठबंधन को मजबूती से रखना, दोनों बहुत अलग पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है कि महागठबंधन को कैसे लेकर के चलना। मैं कह तो रहा हूँ कि 70 साल का अनुभव है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 9 साल में गरीबों के कल्याण हुए, गरीबों के कार्य हुए, और जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे आज वो साथ है। तो मित्र हमारे, मैं आपको बता दूं, 24 घंटे पहले शहडोल में देश के प्रधानमंत्री कहते, मित्रों महाराष्ट्र में घोटाले हुए 70,000 करोड़ के, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, सहकारी बैंक घोटाला, टेंसी घोटाला, लैंप घोटाला, लिपस्टिक घोटाला। 24 घंटे के अंदर जो अजीत पवार हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, वो सबको अपने अंदर ले आते हैं, ठीक है, सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन तो मुन्ना खान जी, घोटाले हुए या ये तो खैर जांच का विषय है, हाँ मैं आऊंगी आपके पास ही आऊंगी, लेकिन आपको नहीं लगता पटना में बैठक होती है, उसके बाद अजीत पवार टूट जाते हैं? वहीं अगर बिहार की राजनीति की मैं बात करूं तो बिहार की राजनीति में तेजस्वी को लेकर सीबीआई जांच चल रही है, उसका फायदा तो बीजेपी उठा कर ले जाती है। अगर सीबीआई जांच में अगर इस्तीफा भी होता है, आप कैसे उस दौरान किस तरीके से निपटेंगे? क्योंकि बीजेपी तो घात लगा कर बैठी है और आपका गठबंधन टूटता है, बीजेपी को फायदा हो जाता है। पंकज यादव जी, सीबीआई ने 2 नेताओं को जेल नहीं भेजा, लेकिन 200 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में भेजने का काम किया। तो देश की जनता और बाकी दल समझ रहे हैं कि किस तरीके से आज ईडी और सीबीआई बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये कोई देश के जनता के संज्ञान में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देश की जनता सभी समझती है और देश की जनता ही तख्त ताज पे बिठाती है।
कांग्रेस से थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो उखाड़ फेंकने का काम किया, जबकि हमें 70 साल राज करने का इसी जनता ने मौका दिया। तो गलती जो थी वो सुधारा गया और दोबारा से कांग्रेस पार्टी मजबूती से आई है। और 9 साल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है वो महा गलतियों का बखारा है इनके पास। ये अभी बात कर रहे थे गरीबों की, बताएंगे इनके प्रवक्ता गरीबों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया। 12-12 महीने रोज धरने प्रदर्शन पे किसान बैठते, आप उसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, माओवादी। मुन्ना खान जी, आपके पास विषय ये है, 2024 के विषय नजर आ रहे हैं कि आप स्थानीय मुद्दों को लेकर, कर्नाटक जीत चुके हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर 2024 की तैयारी में है, लेकिन महागठबंधन की नींव को मजबूती के साथ रखना भी एक बड़ी चुनौती है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अमित जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो भी घोटाले की बात आती है, साफ तौर पर बीजेपी पर एक ही आरोप लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ होकर सामने आता है, फिर भ्रष्टाचार नहीं नजर आता, कुछ नहीं नजर आता। 2024 के लिए कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी ये मुश्किलें बढ़ती चली जाए। पंकज जी देखिए, किस हिसाब से जो कल तक विपक्ष के जो नेता पानी पी पीकर मोदी जी को गालियां देते थे, सुबह शाम गालियां देते थे, आज उन्हीं की बात को लेकर इतनी विश्वास के साथ, इतने मान्यता के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये परिवर्तन है, वाजिब रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। और कितने अमित जी, और कितने परिवर्तन अभी, क्योंकि आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे इशारा ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार में एक नया परिवर्तन नजर ना आ जाए महाराष्ट्र के बाद। बिहार में तो देखिए वही उसी बात पे मैं आ रहा था पंकज जी। देखिए क्या विडंबना थी, पिछले महीने जो 23 जून को उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी का दौर आया था, और उसी दौरान लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह हो जो अब नहीं रहे, अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं, वो हो, तो उन लोगों ने सबने मिलकर उसी पटना की भूमि से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। और बहुतों को तो ये पता नहीं होगा पंकज जी कि लालू प्रसाद यादव जो उस दौरान जेल में थे, उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने मीसा रखा था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके दौरान जिसको आरोप लालू जी पर थे और वो जेल में थे। तो उसी संकल्प को लेते हुए उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था। आज एक मंच पे उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हो रहे हैं। तो ये वैचारिक मतभेद आएंगे, और जब ये वैचारिक मतभेद आएंगे, अमित जी आप भी राजनीति में है, राजनीति में आप भी जानते हैं कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। विपक्ष अब एकजुट हो तो रहा है ना, चाहे वो एक दूसरे को गालियां भी देता है, लेकिन एकजुट तो नजर आ रहा है ना, होने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। अगर हो जाता है मुश्किलें तो बढ़ेंगी ना। पेटों में दर्द है, तभी तो कहूँ कि मसला क्या है। बगैर कारण के चिट्ठी क्यों लग रहा है? बगैर कारण के ईडी और सीबीआई बिहार हो, कर्नाटक हो, आसाम हो, हिमाचल हो, मिजोरम हो, गोवा हो, ये हड़कंप क्यों हो रही है? तो कुछ तो बात है। ठीक है मुन्ना जी, कुछ तो तेरे लहजे में है जो आज दिख रहा है। ठीक है मुन्ना, तुम्हारे लहजे में जवाब दूं तो किरदार पे जवाब ले लेती हूँ मुन्ना जी, जवाब ले लेती हूँ अमित जी से। अमित जी समय पर बोलिए, मुझे बोल देने दीजिए। तो देखिए पंकज जी, जब मैं बात करता हूँ इसकी, तो जितने भी क्षेत्रीय दल उसके जनता दल परिवार से टूटकर अलग हुए, वो एक विचारधारा के साथ अलग हुए, लेकिन बाद में वो क्षेत्रीय परिवार के रूप में तब्दील हो गए। तो अब जब उनमें ये जब सत्ता का संघर्ष होता है, तो वो परिवार एक गुट चाहता है कि परिवार हावी रहे, दूसरा दल चाहता है कि हम विचारों की राजनीति करें। तो जो चाहते हैं कि हम विचारों की राजनीति करें, वो टूटकर अलग हो जाते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं। तो इसमें उन पार्टियों का निजी मसला है, ये उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए 23 जून को जब पिछले महीने इनकी विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी पटना में, तो एक बैठक 23 जून को और हुई थी अमेरिका में, पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी पंकज जी। और उसमें क्या हुआ था, डिफेंस डील हुई थी, जीई के साथ इंजन बनाने की डील हुई थी मेक इन इंडिया के तहत। उसके बाद प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी, सेमीकंडक्टर्स की बात हुई थी। वहीं पे पटना में जो लोग जुड़े थे, वहां पे शराब घोटाला वाले थे, भर्ती घोटाला वाले थे, कोलगेट घोटाला वाले थे और चारा घोटाला वाले, उन सबकी वो कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो वो एक दूसरे की घोटालों की डिफेंस की डील चल रही थी वहां पे। तो ये फर्क है भाजपा में और जो अभी ये विपक्षी एकता बन रही है उसमें। लेकिन अमित जी, विपक्ष तो एक एक करके जुटा रहा है, आप पीछे से उन्हीं की पार्टी तोड़ते जा रहे हैं। मैंने कहा ना पंकज जी, हम किसी को भी तोड़ने ये आरोप तो लगातार लगते आ रहे हैं बीजेपी पर।
आरोप देखिए, जिनके पास कोई आधार नहीं होता वो आरोप लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर है तो साबित करें, अगर ऐसा है तो साबित करें, क्योंकि जो विचारों की राजनीति नहीं कर पाते हैं, एक परिवार के हित के बारे में सोचते हैं, तो जो उनमें से जो विचारों की राजनीति करना चाहते हैं वो टूटकर अलग होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। दीक्षित जी, अगर बात की जाए महागठबंधन को लेकर ये पूरा जिस तरीके से खेल चल रहा है, इस दौरान अगर बीजेपी जिस तरीके से नजर आ रही है, महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से राजनीति में एकदम परिवर्तन, अब बिहार में भी जब जब बैठक होती है कोई ना कोई टूटकर बीजेपी का सहारा लेना शुरू कर देता है। तो अब जो बैठक क्षेत्रीय दलों के साथ में होने जा रही है, कितना इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी नजरों से? 2014 के बाद जो भारतीय लोकतांत्रिक परिवेश है, जो लोगों का ट्रेंड है वो काफी बदला है। आप देखे होंगे कि 2014 से पहले हर राज्य में अधिकांशतः अपने क्षेत्रीय पार्टियों का सत्ता देखा होगा आपने। समाजवादी पार्टी का देखा, बसपा का देखा, कहीं पे नीतीश कुमार जेडीयू का देखा, उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस देखा आपने, उधर कई शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, उसका कांग्रेस रही, कांग्रेस के बाद एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। तो छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे दलों का एक प्रभुत्व रहा है। क्षेत्रीय दल के प्रभाव से बाहर निकल के अगर आप देखें तो 2019 के चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, और उसमें आपने देखा कि जो क्षेत्रीय दल है वो धीरे धीरे एक होके हटते जा रही है और राष्ट्रीय पार्टियों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। और ये ट्रेंड लगातार चलता रहा। लेकिन अभी अमित जी कह रहे थे कि इनकी पार्टियों ने ऐसा किया और उनका विचारधारा की बात है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा 2014 में दिया था भाजपा ने, और कांग्रेस के अधिकांश नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त पार्टी के निर्माण करते जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता के अंदर एक छोटी सी एक जो डर कह ले या फिर ऐसा कह ले कि एक डिस्ट्रीब्यूट से पैदा हो गई है कि ये क्या चल क्या रहा है। अगर कांग्रेस की विचारधारा के लोग ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे, जतिन प्रसाद को आप देख लीजिए, माधवराज सिंधिया के सुपुत्र को देख लीजिए, तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हुए हैं। कल ही के डेट में आपने देखा, चलिए शिवसेना एक समान विचारधारा की पार्टी थी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने अजित पवार जैसे व्यक्ति को उनके साथ 35 विधायकों को आपने शामिल कर लिया भाजपा में। तो कहने का मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर कांग्रेस और अन्य विचारधाराओं के लोगों को अपने अंदर शामिल करती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ डबल लड़ाई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के अपने असली कार्यकर्ता थे और बाहर दूसरे पार्टियों से आए भाजपा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं की एक अलग ग्रुप बन जाएगी। तो एक इससे आप लोग कहां तक खरे उतरेंगे, एक बड़ा सवाल है। कि हम बात कर रहे हैं आज के देश में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति को लेके महागठबंधन के लिए, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर है, क्योंकि 1975 के बाद जब कांग्रेस हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि से लगभग खत्म सी दिख रही थी, तो कांग्रेस ने साउथ से अपने आप को मजबूत किया। बिल्कुल। और दीक्षित जी, इंदिरा गांधी ने सत्ता में देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप। दीक्षित जी, समय कम होने के चलते मुझे आपकी बात को यहीं पर ही रोकना होगा। आप तीनों मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साल 2024 को लेकर जिस तरीके से बीजेपी एक अलग ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं अब विपक्ष ने भी महागठबंधन के साथ में छोटे छोटे दलों को साथ में लाने की तैयारी में अब जो शुरू हो चुकी है। इसको लेकर खुद सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक होगी, जहां पर ये तमाम किस तरीके से 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, इस पर चर्चा होगी। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।